तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी जी एजुकेशनल पे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो भी प्रोग्राम या फिर भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या किसी भी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जिनके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो क्लाइमेट चेंज है वो लगा है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में पार्ट वन में क्या डिस्कस किया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ठीक है, कि जलवायु जो है क्लाइमेट हो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट रह गया और एक आईपीसीसी, दो चीज़ें रह गई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इस वीडियो में आपको बता देंगे और आईपीसीसी एक और वीडियो आपके नेक्स्ट आई। आईपीसीसी में कुछ नहीं है, छोटा सा एक आईपीसीसी का पोर्शन है जिसमें से छोटा सा एक शॉर्ट टाइम नोट्स पूछ लिए जाते हैं आपसे पेपर में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक ऐसा प्रोसेस है जो पृथ्वी के तापमान को बैलेंस में रखता है, ठीक है। अब इस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी एक काल्पनिक परत, यानी कि एक आइडियलिस्टिक एक अप्रोच है। मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक काल्पनिक परत है किसकी? ग्रीन हाउस गैस की। मतलब असली में दिखती नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो है। अब प्राकृतिक रूप से इसे किसी मानव ने निर्मित नहीं किया, ये प्राकृतिक रूप से ही है, ठीक है। तो ये जो परत है ये क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर अपना एक आवरण बनाती है, जैसे चद्दर की तरफ मैंने शेप बनाई वैसे एक शेप बनाती है, जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देती है। यानी कि ये देखिए, आप इस चित्र से समझ पाएंगे, मैंने एक ड्राइंग भी आपके लिए डायग्राम बना दिया है। आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो सूर्य है, अब सूर्य से जो किरण आ रही है इसको हम लोग शॉर्ट रेजेस बोलते हैं, शॉर्ट वेव्स बोलते हैं। ये शॉर्ट किरणें जो हैं, लघु किरणें हैं, ये पृथ्वी पर आती हैं और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं, ठीक है। कुछ ये ऑब्जर्व कर लेती हैं, जो वेटलैंड्स एरियाज़ हैं, हमारे ओशियंस हैं, सागर हैं, ये सब क्या करते हैं? ये जो सूर्य से किरणें आ रही हैं इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। कुछ तो होती है जो यहीं से वापस चलेगी रेज, कुछ नीचे से जो स्ट्रक्चर बने होते हैं कंक्रीट के उनसे टकरा के कुछ रेज वापस चली जाती है, ठीक है। ये होती है शॉर्ट रेज या फिर शॉर्ट वेव्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। एक होती है लॉन्ग वेव। अब लॉन्ग वेव कौन सी होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओशियंस हैं, सागर हैं, महासागर हैं, नदियाँ के जल के जो स्रोत हैं या फिर जो मिट्टी है, वेटलैंड्स हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करते हैं, यानी उसको सोखते हैं, ठीक है। अब जब उसको सोखेंगे तो उसका निष्कासन भी करेंगे, उसको उत्सर्जन भी करेंगे, उसको छोड़ेंगे भी। तो जो वो छोड़ते हैं, उसको जो ऊष्मा वो छोड़ते हैं, उसको ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। यानी कि सूर्य से किरण आई, इसको जाने दिया, लेकिन जो नीचे से किरण वापस जा रही है ऊपर, उसको क्या करता है? ये कुछ किरणों को जाने देता है और कुछ को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जिन भी किरणों को, गैसों को ये ऑब्जर्व करता है, इससे क्या होता है? हमारी पृथ्वी जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है। जिन भी गैसेस को, जिन भी किरणों को ये क्या करता है? अवशोषित करता है, उनसे हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बैलेंस में रहता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखिए तो क्या लिखा था मैंने? ग्रीन हाउस गैसों की एक काल्पनिक परत है पृथ्वी के चारों ओर जो अपना आवरण बनाती है और जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ताने देती है, परंतु धरातल से टकराकर जाने वाली दीर्घ पार्थिव विकिरणों को जाने नहीं देती। इससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, ठीक है। एक बार दोबारा इस चित्र को मैं समझा देता हूँ आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे सूरज, ठीक है, ये हो गया हमारा सूरज। अब सूरज से क्या हुआ? सूरज किसका स्रोत है पृथ्वी पर? ऊष्मा का। ये ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, रोशनी देता है, ठीक है। इससे वेव्स आई, ठीक है। इसने क्या किया? किरणों को अवशोषित किया। जो किरणें आई वो क्या हुआ? पृथ्वी से टकराई। अब कुछ तो इस टकराहट से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट कर गई वो, ठीक है। अब कुछ किरणें क्या हुई? नीचे आई, पृथ्वी पर आई। तो इस यहाँ पे क्या क्या मिला इनको? महाद्वीप मिले और महासागर मिले। अब महाद्वीपों में क्या है? जो वेटलैंड एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, वो किसके हैं? मिट्टी के। जहाँ मिट्टी देखिए, अब मिट्टी क्या करती है? पानी मिट्टी ये सब क्या करते हैं? ये सब ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो जो भी महासागर थे, सागर थे, या जितने भी नदी के स्रोत थे, जल के स्रोत थे, उन्होंने क्या किया? इस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जो भी ऊपर सूर्य के माध्यम से आ रही थी। अब अवशोषित तो कर लिया, लेकिन उनको छोड़ेंगे भी। तो जब ये प्रोसेस का होगा छोड़ने का, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, वो जो किरणें जो छोड़ेंगे, जो ऊष्मा छोड़ेंगे, उसको कहते हैं हम लोग दीर्घ विकिरण, यानी कि लॉन्ग वेव्स, ठीक है। जो ये लॉन्ग वेव छोड़ेंगे उनको क्या होगा? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक जो आवरण है, ये क्या करेगा? उसको अवशोषित कर लेगा। अब इस अवशोषण के बाद क्या होगा? हमारा जो पृथ्वी है उसका तापमान गर्म होगा, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता या ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी पे क्या होता, गर्मी नहीं आती। जब हर जगह बर्फ़ जमी रहती तो आदमी रहता कहाँ? जो औसत तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ना होने से -18 -17 डिग्री होता। सोचिए कितना ज़्यादा, कितना कम टेम्परेचर होता जिसमें मानव जीवित ही नहीं रह सकता था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, या ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रभाव को प्रभावी बनाने में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इस इफ़ेक्ट को पॉसिबल बना पाती हैं। तो कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेजर गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें अवशोषित होता है। लगभग 60% तक की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अवशोषित जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक तो प्राकृतिक रूप से हमारे पर्यावरण में मौजूद है। ठीक है, वायुमंडल में पहले से ही मौजूद है, ये वो प्राकृतिक रूप से भी है, फिर मानवीय क्रियाकलाप भी हैं कुछ। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से जो मौजूद है उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तापमान को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी है। दिक्कत किससे है? दिक्कत तब होती है जब मानवीय प्रक्रियाओं के या मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में जो CO2 है या CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मात्रा बढ़ती है। जब इसकी संख्या में वृद्धि होती है, मात्रा में वृद्धि होती है, संख्या को काट के मात्रा लिख सकते हैं आप। ठीक है, संख्या मत लिखिएगा, ये काउंटिंग नहीं है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती किससे है? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ जल रही है वो क्या छोड़ रही है? कार्बन। वो कार्बन कौन कहाँ जा रहा है? हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसको क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन का दोहन, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उनकी बर्निंग। लोहा, जब लोहा बनाने का जो प्रोसेस है, कितनी हीट उसको दी जाती है, कितना जलाया जाता है, उससे क्या निकलता है? कार्बन। ठीक है, स्टील निर्माण, कल कारखानों आदि से CO2 का उत्सर्जन होता है। अब आजकल जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें। अब ये गैसें कहाँ जाती हैं? वायुमंडल में। अब जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो चादर है, ये क्या हो रही है? उसको अवशोषित करेगी ये। ठीक है, ये गैसेस इसको ये क्या करेंगे? अवशोषित। अब जब अवशोषित करेंगे तो रखने के लिए संग्रहण के लिए जगह भी तो होगी। तो जगह क्या, मान लीजिए इतनी जगह इनको है कि इतने इसमें ये क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। लेकिन जब मात्रा बढ़ रही है गैसेस की, जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? ये जो चादर है ये मोटी होती जा रही है, ये फैलती जा रही है। ठीक है, ये बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। अब जितना बड़ी होगी उतने क्या करेगी? गर्मी ज़्यादा देगी। जितना सूखेगी उतना ज़्यादा गर्मी देगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नंबर आता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? कृषि प्रक्रियाओं से या फिर जीवाश्म ईंधनों के बर्निंग से, औद्योगिक क्रियाओं, अपशिष्टों आदि से निष्कासित होती है। सबसे ज़्यादा कृषि में सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है? मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन। मिट्टी में नेचुरल रूप से नाइट्रोजन होता ही है। ठीक है, तो ये क्रियाएं हैं। अब कृषि में हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? ऐसे खाद्य पदार्थों, ऐसे खादों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? भारी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में जा रही है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हानिकारक, हमारे पर्यावरण पर, हमारे जीवन पर, दोनों पर पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन गैस है वो है मीथेन, CH4। अब मीथेन क्या है भाई? मीथेन गैस, इसके कई सोर्सेज हैं। जैसे आर्द्र क्षेत्र, जो वेटलैंड एरियाज़ है, इनमें से क्या उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस। कृषि क्रियाओं, अब चाहे वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है, उससे क्या उत्सर्जित होता है? मीथेन गैस। ठीक है, फिर गैसों के दोहन, इन सबसे क्या होता है? मीथेन गैस जो है वो उत्सर्जित हो रही है। अब कृषि में कैसे? अब कृषि में हम लोग क्या करते हैं आजकल? पराली जला रहे हैं, जो स्टेबल बर्निंग है। जब भी कोई जो फसल है उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र जो होता है, उसका बचा हुआ जो हिस्सा होता है फसल का, उसको क्या करते हैं किसान? आमतौर पर जला देते हैं। अब उसके बर्निंग से, जो उसका प्रोसेस है बर्निंग का, उससे क्या रिलीज़ हो रहा है? उससे मीथेन गैस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, फिर आजकल हम गोबर के कंडे बनाते हैं, कंडे गांव में आपने देखा होगा कंडे बनते हैं। अब उन कंडों को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं पराली जलाने आदि से क्या हो रहा है? जो मीथेन गैस है वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है। अभी जब उत्सर्जित हो रही है तो कहाँ जा रही है? ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है या ग्रीन हाउस जो गैसेस, वो क्या कर रही है? उसको ट्रैप कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद जल वाष्प, वाटर वेपर,
वाटर वेपर भी नेचुरल रूप से हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कोई मानवीय क्रिया तो है ही भाई, अब खाना बना रहे हैं या फिर कुछ भी हम लोग जला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो उसके अंदर किसी पदार्थ के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी या जल था, वो क्या हो रहा है, वाष्प बनकर वाष्पीकरण के प्रोसेस से कहाँ जा रहा है, हमारे वायुमंडल में। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है CFC और HFCs का, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, लेकिन जब कई समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या पाया गया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, CFC के ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये निकलता कहाँ से है, रेफ्रिजरेटर प्रोसेस से, एयर कंडीशनर से, प्लास्टिक निर्माण उद्योग से। इन सब से क्या होता है, CFCs और HFCs बहुत बड़ी मात्रा में हमारे वायुमंडल में जा रही हैं। ठीक है, हालांकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका उपयोग अब कम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको बंद कर दिया गया है। इसको मतलब इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ है उनमें क्या बोला गया है कि इसको हमें बंद करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पर। मतलब पहले क्या हुआ, CFCs को बंद किया, फिर HFCs को, अब दोबारा क्या बोल रहे हैं भाई, CFCs का प्रयोग करो लेकिन लिमिटेड लेवल पर करो। ठीक है, ज़्यादा मत करो, ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको ज़्यादा हानि ना हो सके। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो प्रक्रिया चलती कैसे, होती कैसे है। ठीक है, इसके प्रोसेस क्या क्या है। तो स्टेप 1 जो है वो क्या, जैसे हमने फोटो में पिछले डिस्कस भी किया था अभी, सबसे पहले क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी जो है वो कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, अब उसका कुछ भाग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में ही चला जा रहा है। स्टेप 2 क्या है, कुछ किरणें जो पृथ्वी पर आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, पृथ्वी की सतह और समुद्र के द्वारा अवशोषित हो रही हैं। ठीक है, लैंड एरियाज़ और सी एरियाज से क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, जो सोलर रेडिएशन आ रही है ऊपर से उनको। ठीक है, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अवशोषण के पश्चात यह ऊष्मा पुनः स्पेस में जाती है। जब ये अवशोषण करते हैं ये एरियाज़, जब लैंड एरियाज़ और जो वाटर सोर्सेज हैं क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जर्व करते हैं उसको रिलीज़ भी करते हैं। तो जब रिलीज़ करते हैं वो स्टेप 4 में क्या हो रहा है, स्टेप 4 में जब ये ऊष्मा जो ये एनर्जी जब रिलीज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ भाग कहाँ जा रहा है, GHG गैसेस जो हैं वो अवशोषित कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा तापमान गर्म हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, रोशनी आई, दूसरे में जो ऑब्जर्व हो गया, ठीक है, तीसरे में दोबारा रिलीज कर रहा है उन लोगों ने, चौथे में ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो इफेक्ट कर रही हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका हमारे मानव पर या फिर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या फ़ायदे हैं उसके। ठीक है, बेसिकली हम इसमें फ़ायदे डिस्कस करने वाले हैं। पहला भाई, पहले बता दिया कि तापमान को संतुलित करके जीवन को संभव बना रहा है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ठंडी ठंडी पूरी उसमें रहेगी, बर्फ़ जमी रहेगी। अब बर्फीले क्षेत्रों में तो रहेंगे नहीं भाई हम, है ना। दूसरा फ़ायदा क्या है, यह ऑफ सीज़न फसल उगाने में सहायक है। अब एक देखो, ग्रीन हाउस अब ये घर क्यों है भाई, अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये क्या है, हरा घर। ये हरा घर नहीं है, इसको प्रोसेस समझो। अब कई सारे जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस हैं उसमें इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कैसे, एक मान लीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक कमरा बनाया। ठीक है, अब गर्मी का सीज़न है। ठीक है, अब गर्मी के सीज़न में हमें उगानी है कौन सी फसल, ऐसी फसल जो ठंडियों में उगती हो। ये फिर मान लीजिए ठंडी का मौसम है। ठीक है, अब ठंडी के मौसम में हमें ऐसी फसल उगानी है जो गर्मी में उगती हो, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट कमरे की तरह एक ऐसी संरचना बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अंदर पौधों को रखेंगे या फिर फसलों को उगाएंगे। ठीक है, एक खेती की जा रही है, ये कोई मैं काल्पनिक बात नहीं बता रहा है। कई जगहों पर, राजस्थान में, उत्तराखंड में, कई जगह पे ये प्रोसेस जो है अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से खेती की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंदर इसके खेती कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जितनी इनको टेम्परेचर की आवश्यकता थी, जितनी इनको प्रेशर चाहिए था एयर का, वो सब क्या हो रहा है, इसके अंदर ही मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब सोलर रेडिएशन बाहर से आई। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा कहाँ से आई, बाहर से। अब इसमें क्या हुई, इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ऊर्जा आई, अंदर ऑब्जर्व हो गई। अब ऑब्जर्व तो हो गई लेकिन अब बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है,
तो जो अंदर फसल थी उसको क्या होगा, भरपूर मात्रा में सूर्य की जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो उसको मिलेगी। जब ऊष्मा मिलेगी उसको तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो पाएगा और फसल अच्छे से उग जाएगी। ठीक है, तो ऑफ सीज़न में ये बहुत ही सहायक है, लाभदायक ये फ़ायदा होता है इसका। फिर यह CO2 तथा ओजोन गैसों का संतुलन वातावरण के जीवन चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ओजोन गैस है इनके बीच में क्या करता है, संतुलन रखता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है जो ऊपर से जो ओजोन गैसेस है उनको आने नहीं देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ओजोन क्या कर रही है, ओजोन बेसिकली एक लेयर है बेसिकली जो क्या कर रही है, ऊपर से जो सोलर से जो हानिकारक किरणें आ रही है उनको क्या कर रही है, विकृत कर दे रही है, रिफ्लेक्ट कर दे रही है वापस अंतरिक्ष में। ठीक है, जो किरणें आ भी जाती है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ओजोन परत में विभेदन हो रहा है, छेद हो रहा है। ठीक है, किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से, हमारी मानवीय क्रियाओं की वजह से। ठीक है, तो कुछ गैसेस मान लीजिए ऊपर से कुछ किरणें हानिकारक आ भी गई तो जो रिफ्लेक्शन है वो ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होता है इसका। अगला, कुछ हानिकारक किरणों को अंतरिक्ष में वापस भेज देना बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे देख लिए, अब नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहला, इस प्रभाव के संतुलन में गड़बड़ी से कई आपदाओं का जन्म हो रहा है। अब अभी गर्मी क्यों बढ़ रही है, आपने अभी देखा होगा दिल्ली में कल 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया। ये टेम्परेचर इतना बढ़ क्यों रहा है, जलवायु परिवर्तन जो है या ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक ताप वृद्धि है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो गैसेज हैं इनके संतुलन में गड़बड़ी हो रही है। मतलब जितनी मात्रा में गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ रही है। अब मान लीजिए CO2 मैंने मान रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 10% होनी चाहिए, तो भाई कितनी हो रही है, 60%। अब इतनी ज़्यादा जब बढ़ेगी तो क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, अब इससे कई आपदाओं को भी जन्म होता है। ठीक है, तो ये पहला नुकसान है इसका। दूसरा, महासागर जल स्तर में बढ़ोतरी। अब जो गर्मी बढ़ रही है इससे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, परमाफ्रोस्ट है, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, इनकी बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। जब बर्फ़ पिघल रही है तो कहाँ जा रही है ये, महासागरों में, नदियों में। अब इनसे क्या हो रहा है, नदियों का और महासागरों का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऊपर से जो ग्लेशियर्स हैं ये किस चीज़ के स्रोत हैं, ये स्रोत हैं फ्रेश वाटर के, साफ़ पानी के। अब जब ये ओशियंस में मिलेंगे, महासागरों में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, खारा पानी। तो हमारे पास जो स्वच्छ जल है या साफ़ जल है उसकी भी कमी GHG गैसेस के परिणाम स्वरूप या फिर इसकी जो संरचना है उसमें गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। ठीक है, इसका कम हो रहा है। अब अगला, समुद्री पारीय तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। अब जो ओशियंस हैं उनका अपना एक इकोसिस्टम होता है, उनको कितनी मात्रा में एयर चाहिए, कितने लेवल पे ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश वाटर कितना चाहिए, या कितना लेवल होना चाहिए वाटर का, ये सब उसके इकोसिस्टम पर निर्भर करता है। अब क्या हो रहा है, इससे जो इकोसिस्टम है महासागरों का, सागरों का, उसमें गड़बड़ी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कई सारे जो जलीय जीव हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले की तुलना में ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है ओशियंस के थ्रू। ओशियंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज में जा रहे, ग्रीन हाउस प्रभाव के तहत उत्सर्जित हो रही है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो समुद्र है वो ऑब्जर्व भी ज़्यादा करेंगे। जब ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे तो जो समुद्री जलीय जीव हैं उनके जीवन पर हानिकारक प्रभाव इसका पड़ेगा। ठीक है, अगला, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग बता ही दिया, इससे तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। ठीक है, फिर कृषि पर प्रभाव। अब कई बार क्या हो रहा है, जो जितनी मात्रा में एक फसल को ऊष्मा चाहिए, वर्षा चाहिए, उस मात्रा में उसको मिल नहीं पा रही है, जब चाहिए तब नहीं मिल पा रही है। इससे क्या हो रहा है, जो फसलें हैं वो सही मात्रा में ग्रो नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, अब जब ग्रो नहीं कर पा रही हैं तो इसका नुकसान किसको हो रहा है, मानव समाज को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो नकारात्मक प्रभाव घूम फिर के किसके ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर ही। मतलब मानव के कारण ही ये जो प्रभाव है हो रहा है और मानव को ही नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो जैसे करनी वैसे भरनी, ये वही हो रहा है। अब पछताओ भाई, अब चिल्लाओ, दिन भर चिल्लाते रहो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ाई किसने, हमने खुद। ठीक है, तो कृषि प्रभाव एक सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है। कैसे, अब मान लीजिए कोई ऐसा एरिया जो हमेशा सालों से, करोड़ों सालों से उस पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, उसकी बर्फ़ पिघल गई। जब बर्फ़ पिघली तो वो क्या हो गया, एरिया निकला वो मिट्टी वाला। अब वहाँ पे क्या की जाएगी, खेती। तो खेती का एरिया से एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसके फ़ायदे बहुत कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी।
पेपर में आपको हेल्प मिले तो भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।